Hello, everyone. My name is Jahara. I'm the founder of the Nest.io. And today I have with me Nighat Dar, who is the executive director of the Digital Rights Foundation, working on digital rights discourse in Pakistan, along with cyber harassment, data protection, and free speech online. Nighat is a lawyer by profession and has also been listed as the Time magazine's next generation leader way back in 2015. He has bagged an array of prestigious awards along the way, including the Human Rights Tulip Award in 2016. Nighat is also a TED Fellow, Global TED Fellow, and has been creating awareness regarding the patriarchal strongholds in Pakistan, how deep rooted they are, and how being a woman in this setting has affected her activism. Nighat's team, which I was very happy to hear, comprises almost entirely of women who share her vision and commitment to the cause and whom she hopes to empower and strengthen by leading by example and by being an equal opportunity employer. Does that mean there are men on your team as well? Hi, Nighat. So good to have you here on in What is the New Normal. Thank you so much for having me, Jahan. Acha, so let's start with a few personal questions and then we will go on to the meat of our discussion. Did you know, Nighat, from the very beginning, जैसे actors, actresses कहते हैं ना कि बचपन में ही हमें पता था कि हमें actor बनना है या singer बनना है. So did you know from the very beginning that you were going to be a human rights lawyer? Or was there a moment, कोई incident हुआ हो, कोई चीज हुई हो जिसकी वजह से ये transformation हुआ? So Jahan, no, I didn't know that I'll become a human rights lawyer, और मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं human rights lawyer बन जाऊंगी. तो मैंने ये बचपन भी में नहीं आप क्या बनना चाहती थी? बचपन में जो हमें जो बताते थे कि या टीचर बन जाए या डॉक्टर बन जाए, यही रिस्पेक्टेबल प्रोफेशन है नहीं, वैसे औरतों तो के है. लिए. I don't want to say कि teaching या medicine are not good professions, but restrict क्यों करें? अच्छा, तो आपने भी Exactly, लेकिन तो मेरे घर का कुछ माहौल भी ऐसा था, क्योंकि बाकी लोग इतने पढ़े लिखे नहीं थे, तो अब हमेशा अब्बा यही सोचते थे कि जो सबसे ज्यादा मोतबर प्रोफेशन समझा जाता है वो टीचिंग है. उनको हमेशा ये लगता था. लेकिन मैंने खुद भी कभी नहीं सोचा था कि मैं वकील बनूंगी. मैं बड़ी एक्सीडेंटल लॉयर बनी हूँ, बाय द वे. और ये ऐसे हुआ कि मैं जब मैंने बीए किया, तो उसके बाद मुझे बहुत ज्यादा शौक था इंग्लिश में मास्टर्स करने का. और चूंकि शुरू से वो गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़े, मतलब एक कराची में प्राइवेट स्कूल था, बट देन उसके बाद हम लोग पंजाब आ गए. हमारी कुछ माली ऐसी हैसियत नहीं थी, तो गवर्नमेंट स्कूल में अब्बा ने डाल दिया. तो वहां पे चूंकि हर चीज उर्दू में होती थी और मुझे बहुत शौक होता था कि अगर मुझे आगे बढ़ना है तो इंग्लिश जो है वो बहुत जरूरी होनी चाहिए. ये कुछ हमारा माशरा भी हमारे दिमाग में डाल देता है. तो मुझे कॉलोनियल है ना माइंडसेट हमारा. एग्जैक्टली तो मुझे इंग्लिश में मास्टर्स करना था, लेकिन मुझे कहीं पे भी एडमिशन नहीं मिला, बाय द वे, लाहौर के किसी भी अच्छे कॉलेज में. और साथ में मैंने ऐसे ही पंजाब यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज में लॉ की एप्लीकेशन डाल दी कि अगर कहीं और एडमिशन नहीं मिलेगा तो कम से कम इधर मिल जाएगा. तो and I ended up like getting admission there. I think एक फोर्स जो थी वो ये थी कि मुझे आगे पढ़ना था किसी भी सूरत में. और बहुत सी ब्लॉकेज बहुत ज्यादा था कि बस बीए कर लिया है तो ये काफी है, और अब बीए के बाद बीए बहुत बड़ी चीज है, और हमारे खानदान में उसके बाद लड़कियों की शादी हो जाती है. तो मुझे था कि बस कोई भी सूरत हो, मुझे आगे कुछ ना कुछ करना है. तो जब मुझे PULC में पंजाब यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज में एडमिशन मिला, तो मैं उसी पे खुश हो गई कि अच्छा चलो कहीं ना कहीं एडमिशन मिला, एटलीस्ट आई हैव अ चांस टू गेट लाइक फर्दर एजुकेशन. So that's how I basically studied law, and that's how I didn't basically start practicing law right after I graduated from law college. I right after my graduation, अम्मा अब्बा ने शादी कर दी. बट आई थिंक जो पर्सनल लाइफ एक्सपीरियंसेस थे उसमें आखिर लॉ तो पढ़ा था और हकूक का भी पता था कि अच्छा ये राइट्स तो हैं हमारे,
लेकिन वो पर्सनल लाइफ एक्सपीरियंसेस और उसके बाद फिर जब खुद कस्टडी का केस करना पड़ा, फिर जब औरतों को वहां पे अदालतों में देखती थी कि वो कितनी ज्यादा हेल्पलेस होती हैं जो अपने केसेस के लिए आती हैं, आई थिंक ऑल ऑफ दैट सॉर्ट ऑफ लाइक पुश्ड मी के कुछ अगर अब डिग्री है तो कुछ ऐसे ही कर लें जिससे ना सिर्फ अपना बल्कि बाकी लोगों का भी फायदा हो जाए. सो देन आई स्टार्टेड लुकिंग इनटू, mainly I started from women's rights. So us waqt back in 2009 there was this organization working on acid prevention act, तो उनकी consultations में मैं गई. फिर उसके बाद domestic violence act पे काम करना लोगों ने करना शुरू किया, तो उसकी consultations में जाती थी. तो उससे फिर मुझे हुआ कि अच्छा, there are so many organizations working on traditional women's rights, but there is no one who is looking into internet governance, या औरतें जब ये स्पेस इस्तेमाल करती हैं तो यहाँ पे जो उनकी राइट्स की वायलेशन होती है तो वो कौन देखेगा. And I mean, you must have remembered that's where I met you, where you were working around, you were this lead on Take Back the Tech, and you and Priya Akhtar. So basically you are one of my mentors. I mean, a bunch of troublemakers, right? Who decided that they had to do something. Yeah, I mean, all of us, you, me, Freeha, Sana Salim, I mean, हम सब लोग इकट्ठे हो गया. मुझे याद है हम लोग उस वक्त पुश कर रहे थे जब लोग कहते थे कि ये औरतें क्या बातें कर रही है, मतलब ये समझ नहीं आ रही है कौन सी डिजिटल राइट्स वायलेशन की बात कर रही है जो हमें नहीं समझ आती. But that's how I basically started looking into this whole thing. I think there are lots of people who are happy कि तुमने ये किया, because आगे जाके कितने लोगों की मदद उसकी वजह से हुई. Acha, tell me, other than we in Pakistan who really regard you very highly, you've earned a lot of respect both locally and internationally because of the work that you have done. क्या major चीजें थी जिसमें that started to gain you this recognition? अब ज्यादा humble होने की जरूरत नहीं है, आप बताएं सच कि क्या ऐसा काम था जिसकी वजह से international organizations ने आपको recognize करना शुरू किया. आई थिंक जहान एक तो डिजिटल राइट्स पे और भी बहुत लोग काम करते हैं. आई थिंक एक जो जेंडर जो पर्सपेक्टिव था डिजिटल राइट्स का, और उस पे जो मेरा फोकस था और फिर डीआरएफ का भी फोकस हुआ, आई थिंक दैट सॉर्ट ऑफ हेल्प्ड अस इन लाइक द यूनिकनेस दैट जो हमारे काम की है, और वो लोकली भी और इंटरनेशनली भी. बट मैं आपको बहुत ऑनेस्टली के साथ बताऊं कि मैं हमेशा इवन इंटरनेशनली भी जब भी बात होती है तो मैं बहुत अपफ्रंट होके बात करती हूँ कि कहाँ पे मसाइल हैं, कहाँ पे इंटरनेशनल एक्टर्स के मसाइल हैं और उनको क्या चीजें करनी चाहिए, उनकी क्या लिमिटेशंस हैं और कहाँ पे हमारे अपने इश्यूज हैं. सो आई थिंक इट हैज ऑलवेज बीन लाइक स्पीकिंग ट्रुथ टू पावर. हम लोग बहुत लाइक हम अगर लोकली यहाँ पे मौजूद है तो हमें अपने कॉन्टेक्स्ट का ज्यादा पता है इंस्टेड ऑफ यू टेलिंग अस कि हमें क्या करना चाहिए. तो एक तो आई थिंक ये सारी चीजें जो हैं वो उसमें काफी लोग जो थे वो इंटरेस्टेड हुए कि अच्छा ये शी इज नॉट लाइक अ people pleaser, she basically she tries to speak truth to us as well. उसमें कभी भी मैंने ये नहीं देखा कि ये हमारे डोनर्स हैं या ये हमारे पोटेंशियल डोनर्स हो सकते हैं, लेकिन मैं हमेशा से ये बताती थी कि ठीक है, यू आर डूइंग गुड, बट जो लोकल कॉन्टेक्स्ट है और जो लोकल लोग हैं उनको आपसे ज्यादा नॉलेज है, तो आप हमें ना बताएं बल्कि हमें पता. और ये टेक्नोलॉजी सेक्टर में भी, बट ऑल्सो एट द सेम टाइम डिजिटल राइट्स का भी जो पूरा हमारा डिजिटल राइट्स का जो सेक्टर है उसमें भी I have been always telling Silicon Valley, don't develop tools for us, like we have that capacity जिससे हम खुद भी ये कर सकते हैं, like $million आप उसमें लगा देते हैं जो आप ग्लोबल साउथ के लिए बनाते हैं और वो हमारे किसी काम का नहीं होता. So I think ये भी, but also it's like I was just like sticking to the subject. Gender हमेशा ऐसा सब्जेक्ट रहा है जिसमें हम लोगों ने आगे एक्सप्लोर किया and didn't sort of like restrict ourselves. Also like the cyber harassment helpline that we started was the region's first helpline. किसी मुल्क में इस तरह की helpline नहीं थी, and I mean I believe we set a good precedent for lots of other jurisdictions that how they can look into the issue of online violence and cyber harassment. I think a lot of people, especially internationally, respect those who speak their mind. और ख़ास तौर पे if they can see कि impact उसकी वजह से हो रहा है
So you don't have to be a people pleaser. So I think that may be one of the reasons. And I think you're very driven. तो लोग बाहर के लोग तो खासतौर पे बहुत खुश होते हैं जब कोई पैशनेट हो अपने काम के बारे में और एक्चुअली एग्जीक्यूट करके दिखाए कि देखें ये मैंने किया, इसकी वजह से ये इम्पैक्ट हो रहा है. तो दे वांट टू सपोर्ट सच इनिशिएटिव्स. अच्छा, so we move on to the next question now. Your focus is on human rights and on policy intervention. मगर अगर आप देखें पाकिस्तान में there are very small number of legal professionals who focus on policy intervention. Why is that? Policy को समझते नहीं है कि important है, क्या है, या मुझे नहीं नजर आते, मुझे नहीं मालूम. But you know, like I've been involved for so many years now since we met, since before that, और मुझे इतने लोग नहीं नजर आते हैं जो पॉलिसी के एरिया में. पैसे नहीं है इसलिए या क्या बात है? अब अगर आप स्ट्रिक्टली लीगल प्रैक्टिशनर्स की बात करें कि वो क्यों नहीं इतने ज्यादा पॉलिसी में, तो जो मैंने भी एक्सपीरियंस किया वो ये भी है कि वो जो प्रैक्टिसिंग लॉयर्स हैं जो रेगुलरली प्रैक्टिस करते हैं, वो आई थिंक मे बी इंटरेस्ट बट ऑल्सो टाइम की वजह से भी वो पॉलिसी इंटरवेंशंस में इतना टाइम नहीं दे पाते. बट सम ऑफ अस जो लॉयर्स भी हैं और जो फुल टाइम लॉयर्स नहीं हैं, मतलब आई डोंट प्रैक्टिस फुल टाइम, at the same time I'm also very much interested के अच्छा केसेस अपनी जगह पे, of course you know policy interventions में there is no money, but आपकी you know आपकी सारी जो डेडिकेशन है वो उसी साइड पे जा रही है लेकिन पैसे नहीं है. सो आई थिंक इस कुछ ये भी रीजन है जिसमें you know policy intervention has become part of our work, जिसमें हमें ये लगता है कि अच्छा ये हम लोगों को इट्स सो इंटीग्रेटेड हमारे काम में कि हमें पॉलिसी इंटरवेंशंस देनी ही देनी है. तो ये एक थोड़ा सा मुझे लगता है कि जो प्रैक्टिसिंग लॉयर्स हैं वो कभी भी you know you can invite them in a consultation and they can give their feedback, but you know like एक जो इशू के पीछे पड़ जाना है ना, वो it's very rare. yeah. अच्छा, ये हमने देखा था जब साइबर क्राइम लेजिस्लेशन पे काम हो रहा था, उस वक्त भी it's not just lawyers but other people who don't see why they need to be involved, कि वो क्यों बोलें, वो क्यों पॉलिसी को ब्रेकअप करके देखें कि इसका मतलब क्या हो सकता है, और जब बन जाती है, इम्प्लीमेंट होनी शुरू हो जाती है, तो फिर शोर मचाते हैं कि देखें हमारी राइट्स अफेक्ट हो रही है, हमारा बिजनेस अफेक्ट हो रहा है. तो क्या कर सकते हैं? उस वक्त भी हम लोगों ने काफी प्रमोशन की थी, यूट्यूब वीडियोस बनाए थे, हर तरह की चीजें की थी कि लोगों को पता चले कि दिस इज व्हाई यू नीड टू मेक अ डिफरेंस. उसके बाद मेरे ख्याल में थक जाता है इंसान के कितना किसी और को कहो, खुद करो. So how can we do that? Because I think younger people probably are more interested and can see the value. तो क्या हम करते हैं? Because policies बन जाती है उसके बाद प्रॉब्लम होता है. हाँ, आई थिंक वो पाकिस्तान का कुछ जो पॉलिसी का कल्चर है वो भी इसी तरीके से कि ये पॉलिसी की कोई इतनी ओपन और ट्रांसपेरेंट स्पेस नहीं है स्टेट की साइड से. जो बाकी ममालिक हैं, जो स्पेशली जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स हैं, वहाँ पे एक पूरा स्ट्रक्चर डेवलप होता है. वहाँ के सिटीजन्स आर आल्सो वेरी मच अवेयर ऑफ देयर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स या जो भी उनके राइट्स हैं. पाकिस्तान में ऐसा नहीं है. पाकिस्तान में इवन I mean you and I have seen during all these policy debates that even you know parliamentarians are not even aware what they are signing on to. तो एक तो अवेयरनेस का भी मसला है, बट आई थिंक जहां एक और भी है कि जो कि अपने इस सारे काम में मैंने नोटिस किया है कि जो पाकिस्तानी सिटीजन्स हैं वो अपने आप को इतना ज्यादा रेजोनेट नहीं कर पाते जब ये इंटरनेट से रिलेटेड लॉज की बात होती है. आई थिंक दे मोस्ट ऑफ देम आर मोर इंटरेस्टेड इन के अच्छा व्हाट इज हैपनिंग इन द ऑफलाइन स्पेस से रिलेटेड जो लॉज हैं या वुमेन राइट्स से रिलेटेड जो लॉज हैं या इस तरह के. लेकिन जब ऑनलाइन की बात आती है तो शायद स्पेस को इतना ज्यादा सीरियस ही नहीं लेते. इसी वजह से जब पीका पे भी बात हो रही थी और हम लोग बार बार सब बता रहे थे कि क्या इस लॉ में मसाइल हैं, तो लोग उसको शायद रेजोनेट नहीं कर पा रहे थे कि अच्छा एक्चुअली ये भी हो सकता है, अच्छा वाकई ऐसी सजाएं हो सकती हैं. सो आई थिंक इट्स लाइक लॉट्स ऑफ फैक्टर्स जो कि ये एक तो पॉलिसी की मालूमात ना होना, उसके बाद अवेयरनेस रेजिंग इतनी ज्यादा स्टेट की तरफ से ना होना, UI लाइक लॉट्स ऑफ अदर सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस, हम लोगों ने इतना पुश किया और ट्रेडिशनल
जो ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस हैं और बिजनेसेस एंड ISP सबको इकट्ठा किया और बात की, बट इट टुक अ लॉट ऑफ लेबर, यू नो, नो वन पेड फॉर आवर टाइम, हम लोग अपने पैशन से कर रहे थे। बट एट द सेम टाइम आई थिंक जो अवेयरनेस रेजिंग उस टाइम पे हुई, मुझे लगता है वो इट वाज अ वेरी गुड एग्जांपल। और उस कन्वर्सेशन से डेटा प्रोटेक्शन की कन्वर्सेशन निकली, अगर आपको याद हो, ऑल्दो डेटा प्रोटेक्शन के ड्राफ्ट्स पहले भी आए। बिल्कुल 2005 से चल रही है। अच्छा, 2005। this brings me back to now data. So it is often said that data is the new oil. Do you think we as individuals have a good understanding of the extent that our data is being collected, और वो किस चीज के लिए इस्तेमाल हो सकता है to influence and track our lives? हम लोगों को अंदाजा है as citizens or as businesses? So एक तो ये वाली जो framing है, data is a new oil, is also, I mean, I do not agree with this framing, क्योंकि मतलब oil is like a commodity, you know, it's something that you can transport and, you know, like but data is not. And I think जो big tech giants हैं, अब वहां पे ज्यादा सर्वेलेंस कैपिटलिज्म जो है वो उसकी बात तो होती है, बट उसके हवाले से क्या हो रहा है, जैसे आपका क्वेश्चन है, आई डोंट थिंक दैट वी आर अवेयर ऑफ दैट। वी एज सिटीजंस स्पेशली इन पाकिस्तान आर एब्सोल्युटली नॉट अवेयर कि हमारे डेटा जो है वो कितनी अहमियत का हामिल है, या उसको अगर बाकी डिफरेंट एक्टर्स इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो किन किन सूरतों में उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, वो बिल्कुल अवेयरनेस नहीं है। जब इवन हम लोग भी जब ये बात करते हैं बहुत से स्टेक होल्डर्स के साथ, जब डिफरेंट सिविल सोसाइटी एक्टर्स के साथ, और जब तो हमें बहुत ज्यादा इस तरह के आर्ग्यूमेंट सुनने को मिलते हैं कि या बट देन यू नो मतलब मैं अपना डेटा अपनी विलिंगनेस से डाल रही हूँ या डाल रहा हूँ इन प्लेटफॉर्म्स पे, तो फिर कुछ ना कुछ तो कॉम्प्रोमाइज होगा। एंड आई एज अ ह्यूमन राइट्स लॉयर काइंड ऑफ, आई मीन आई स्ट्रांगली फील कि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि बिग टेक का ठीक है मकसद जो है, जब फेसबुक या जो भी बड़े प्लेटफॉर्म्स आए, उनका मकसद ह्यूमन राइट्स कभी था ही नहीं और वो कभी नहीं होगा। ऑफ कोर्स वो डिफरेंट चीजें करते रहेंगे इसको डील करने के लिए, लेकिन हम जो डिफरेंट स्टेक होल्डर्स हैं, हमें उनको पुश करते रहना पड़ेगा और एंड यूजर को पुश करते रहना पड़ेगा कि हमारे डेटा की अहमियत आप लोगों के लिए क्या होनी चाहिए, जो कि अभी हमें नजर नहीं आते। सो नहीं, एब्सोल्युटली वी आर नॉट अवेयर। आई डोंट इवन थिंक कि जो इवन टेक इंडस्ट्री जो है उसमें सारे लोग इस वक्त बखूबी वाकिफ हैं कि डेटा प्रोटेक्शन लॉ जो है वो जब आएगा तो उन पे क्या असरअंदाज होगा, किस तरीके से असरअंदाज होगा। But the good sign is that IT companies, especially associations like Pasha, have started taking it very seriously. और वो actually they're looking at the law. और मुझे सबसे ज़्यादा खुशी ये हुई कि जो feedback वहाँ से आ रहा है business की तरफ से, it's very very close to the feedback जो civil society organizations जैसे Digital Rights Foundation आपका जो है, बोलो भी है, सबकी तरफ से जो feedback आ रहा है वो very similar है to the feedback that the associations like Pasha are providing. तो इसका मतलब है कि we have matured quite a bit, कि उनको समझ में आने लगा है कि these safeguards are needed. So let's get to the data protection bill. Drafts of this bill, जैसे आपने कहा था, have been under discussion since 2005. और हम लोग उस वक्त भी involved थे. Several versions have surfaced under different governments. The protection of citizens' data is long overdue. We all agree with that. And legislation is needed to safeguard our data, our privacy. What do you believe is lacking in the current version? उसमें क्या चीजें हैं जो हमको government से कहनी चाहिए कि वैसे आपने, this is a better draft than the ones we have seen in 2005, मगर इसमें ये चीजें lack हो रही हैं, अगर वो fix आप कर दें तो it would be better for citizens as well as businesses as well as for the government itself. तो क्या चीजें हैं आपने कुछ identify की हैं? एक तो ये कि जैसे आपने कहा कि हमारा जो एनालिसिस है DRF का, बोलो भी का, बाकी भी जो डिफरेंट स्टेक होल्डर्स ने दिया है वो काफी सिमिलर है। ये ड्राफ्ट इज मच बेटर देन द, आई मीन इट्स बेटर देन द ड्राफ्ट जो उन्होंने रिलीज किया था 2018 में।
उसके बाद एक और भी बाय द वे ड्राफ्ट आया दिसंबर 2019 में, जो कि किसी की नजर से नहीं गुजरा और उसमें उसमें चुपके से ज्यादा डाल देते हैं प्रोटेक्शन, ना निगाह, चुपके से वो डाल देते हैं वेबसाइट पे, बताते नहीं है, तो अगर आप ढूंढने ना जाएं तो नहीं मिलेगा। और वो गायब भी हो जाता है जल्दी जल्दी। तो लेकिन ये वाला जो ड्राफ्ट है इसमें आई थिंक पहले वाले ड्राफ्ट में कुछ प्रॉब्लम्स थी, और वो एक्चुअली मेजर प्रॉब्लम्स थी। वो ये था कि जो डेटा की बात हो रही थी वो कमर्शियल डेटा की हो रही थी, और उसमें बहुत एक्सप्लिसिटली एक्सक्लूड कर रहे थे जो डेटा गवर्नमेंट, जो पब्लिक बॉडीज प्रोसेस करती हैं या जो उनके पास जाता है। तो मतलब वी वर रियली वरीड अबाउट द डेटा जो कि आप, जो नादरा के पास जाता है, या जो डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं, सेफ सिटी प्रोजेक्ट, या बाकी भी जो लॉ इन्फोर्समेंट वगैरह है। इस ड्राफ्ट में एटलीस्ट उन्होंने उसको न्यूट्रलाइज कर दिया। तो ये है कि अब वो कमर्शियल डेटा की सिर्फ बात नहीं करें, वो सारे डेटा की बात करें। तो वी अज्यूम के चाहे वो प्राइवेट बॉडीज हैं या पब्लिक बॉडीज हैं, ये सबके डेटा की बात है। लेकिन जो सेक्शन 31 और 38 में जो बहुत ज्यादा पावर्स जो गवर्नमेंट को दी गई हैं, वो प्रॉब्लमैटिक हैं। उसमें अगर आप देखें, वो पावर्स ऐसी है कि वो कोई भी एग्जम्पशन बाद में प्रपोज कर सकते हैं। वो कैसी एग्जम्पशंस होंगी वो हमें नहीं पता है। तो आई थिंक ये जो पावर्स हैं फेडरल गवर्नमेंट की, इनकी लिमिटेशन होनी चाहिए, या एक ओवरसाइट बॉडी या ओवरसाइट कोई मैकेनिज्म होना चाहिए, जो कि अगर आपको याद हो हमने प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट में भी पुश किया था, और पार्लियामेंट्री ओवरसाइट का उन्होंने एक प्रोविजन डाला था। बट वो भी ओवरसाइट हमने ऑल दीज इयर्स देखी 2016 से अब तक, कि वो उसमें आपकी फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो है वो उन्होंने शायद अब तक सिर्फ 2 रिपोर्ट्स जमा कराई हैं, जबकि उन्हें हर 6 महीने के बाद अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट पार्लियामेंट्री बॉडी को जमा करानी थी। तो ये लैक करता है, और ये एक इस वाले ड्राफ्ट में ये एक प्रॉब्लमेटिक बात है कि जब आप इतनी मैसिव पावर्स खुद को दे देंगे, जिसमें बाद में आप कुछ भी एग्जेम्प्ट कर दें, तो ऑफ कोर्स हम में से कौन उसको चैलेंज करेगा, या हम में से कौन उसको फॉलो अप करेगा। तो एक तो ये, और दूसरा जो जो इंडिपेंडेंस है, जो अथॉरिटी बनाने जा रहे हैं, वो भी पावर्स आपकी गवर्नमेंट के पास हैं। वो अपॉइंट करेंगे कि कौन लोग होंगे इस अथॉरिटी में। तो अब मेरे ख्याल में वो भी बहुत प्रॉब्लमेटिक है कि आपका अगर ये गवर्नमेंट के पास ये पावर्स होंगी अपॉइंट करने की, तो कौन लोग होंगे उस बॉडी में जो कि ये फैसला करेंगे कि वेदर ये जो प्रीवियसली का ब्रीच हुआ है, इसमें आपको क्या रेमेडीज मिलनी चाहिए। तो इस तरह की कुछ प्रोविजंस हैं। ऑफ कोर्स बाकी भी बहुत ज्यादा चीजें हैं जो कि काफी टेक्निकल हैं, लेकिन ये 2 मेन चीजें हैं जो कि हर सिटीजन को कंसर्न होना चाहिए इस हवाले से। अच्छा, डेफिनेशंस अभी भी वेग हैं या डेफिनेशंस बेहतर हैं? याद है पीका में तो बहुत डेफिनेशंस वेग थी, जिसमें वो किसी तरफ भी उसको ले जा सकते थे एंड यू कुड नॉट कंटेस्ट। तो इसमें डेफिनेशंस कुछ प्रॉपर हैं या? आई थिंक डेफिनेशंस पहले से बेहतर है। फॉर इंस्टेंस लास्ट 28 जो अक्टूबर 2018 का जो ड्राफ्ट था, उसमें कंसेंट को इन्होंने डिफाइन नहीं किया था, बट इसमें जो है अब कंसेंट जो है वो भी डिफाइंड है। तो डेफिनेशंस पहले से बेहतर है, लेकिन अगर आप हम डिटेल्ड एनालिसिस देखें तो उसमें काफी चीजें हैं जो हम लोगों ने मेंशन की हैं। बट मैं ये भी कहना चाहूंगी कि इट्स अ मच बेटर ड्राफ्ट जो कि प्रीवियस ड्राफ्ट थे। और मेरे ख्याल में हम सबकी इनपुट और हम सबका अगर प्रेशर बिल्ड हो, तो जो हम लोग डिमांड्स कर रहे हैं शायद उस पर भी ये लोग गौर करें। अच्छा, मेरे ख्याल में आपका मेरा कंसर्न एक ही है कि अगर कंसल्टेशन पहले कर दें ड्राफ्ट बनाने के, तो सबका फीडबैक मिल जाए। बिकॉज जैसे आपने कहा इट्स अ मच बेटर ड्राफ्ट, मगर उसमें अगर कुछ वीकनेसेस हैं वो पहले से पता चल जाएं। आई डोंट थिंक इट्स इंटेंशनल कि वो ये वीकनेसेस उन्होंने उसमें शामिल किया, आई होप नॉट। तो अगर वो पहले फीडबैक ले लें इंस्टेड ऑफ अस मेकिंग अ नॉइज लेटर ऑन के भाई आपने ये क्यों कर दिया, वो क्यों कर दिया, तो इट वुड बी बेटर एंड दे वुड बी एबल टू गो अहेड विद द पॉलिसी। नहीं? अब ये ऑफ कोर्स हम लोग तो शुरू से ही कहते हैं कि कंसल्टेशंस करें, लेकिन मैं इस टाइम पे खासतौर पे पेंडेमिक के दौरान एकदम से लॉ को इतना पुश देना, और जब आपको पता है कि आपकी फिजिकल कंसल्टेशंस नहीं हो सकती, तो इट्स मच इजियर फॉर द गवर्नमेंट टू लाइक रिलीज द ड्राफ्ट ऑनलाइन एंड आस्क फॉर ऑनलाइन फीडबैक। एंड आई थिंक फिर लाइक क्या प्रोसेस होगा, आप कितनी फीडबैक उसमें
हम लोगों की फीडबैक को कितनी अहमियत दे रहे हैं, कितनी इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं। आई थिंक जो इन पर्सन कंसल्टेशन होती है वहाँ पे हम लोगों ने पीका में भी इन पर्सन मतलब कहाँ कहाँ से ट्रैवल करके हम लोग जाते थे इस्लामाबाद मीटिंग्स में और पुश करते थे, और अभी वो उस तरह का नहीं है सीन। और मुझे थोड़ी घबराहट है कि पेंडेमिक में आप बजाय इतना जो एक स्टैट्यूटरी लॉ है उसको पास करने के और गिव while giving us the justification के डेटा और ट्रैकिंग और सारा कुछ हो रहा है, आई थिंक जैसे बाकी हुकूमतें कर रही हैं वी नीड टू कम अप विद इमरजेंसी लॉज, या फिर अगर आप कोई अपने एसओपीज गवर्नमेंट निकाल दे कि ये करंटली अगर हम लोग कोविड ट्रेसिंग ऐप इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसके ये एसओपीज हैं, और ये इतने अरसे के बाद ये डेटा जो है वो हम डिस्ट्रक्ट कर देंगे और ये खत्म हो जाएगा या जो भी है। लेकिन एक लॉ जो कि हमेशा रहना है और उसमें अमेंडमेंट्स भी इतनी आसानी से नहीं हो पाएंगी, तो इसको रश करना इस टाइम पे आई डोंट थिंक इट्स वाइज। ये कंसर्न बहुत से लोगों को है कि अभी तो आप ले आएंगे और लोग शोर इसलिए नहीं मचाएंगे बिकॉज दे नो के ट्रेस एंड ट्रैक करने की इस वक्त जरूरत है इन ऑर्डर टू हिट हार्ड एट कोविड-19, मगर फिर उसके बाद क्या होगा? विल यू यूज द सेम लॉ टू देन कंटिन्यू द सर्वेलेंस? तो इसलिए आप ठीक कह रही हैं, अगर और कंट्रीज में ये एक इमरजेंसी लॉ आई है तो इमरजेंसी लॉ आप कोविड-19 लॉ करके उसको ले आए और ये कर लें, उसके बाद डिस्ट्रॉय ऑल द data that you have collected. तो इसमें मेरा कंसर्न काफी है। ऑल्सो मतलब चूंकि अब तो हमारा इनिशिएटिव भी है डिजिटल पाकिस्तान और मतलब बड़े कॉम्पिटेंट लोग उसको रन कर रहे हैं। मेरा ख्याल में ये इवन आप जब ट्रेसिंग ऐप भी जब आई थी ये होना चाहिए था कि उसके अराउंड ट्रांसपेरेंसी हो कि ये क्या डेटा कलेक्ट करेगा, किसका डेटा कलेक्ट करेगा, ये ऐप क्या करेगी, ये डेटा कब हम डिस्ट्रॉय करेंगे। लेकिन ये पैनिक तब क्रिएट हुआ जब पीपल स्टार्टेड गेटिंग मैसेजेस के कि यू माइट हैव कम क्लोजर टू द कोविड पॉजिटिव पेशेंट, और लोग घबराना शुरू हो गए। उस पैनिक के बाद देन रेलिवेंट अथॉरिटीज बेसिकली रिस्पॉन्डेड बैक। तो बाकी जो मुल्क हैं इवन जहाँ पे जीडीपीआर है उन्होंने भी दे ऑल्सो रियलाइज के इसको वायरस को कंटेन रखने के लिए हमें सर्वेलेंस करनी पड़ेगी और जो कि जस्टिफिएबल है, लेकिन उसके अराउंड अकाउंटेबिलिटी क्या है और ट्रांसपेरेंसी क्या है वो एक बहुत बड़ा सवाल है जो हम लोगों ने पाकिस्तान में मिस कर दिया जब इस ऐप को इंट्रोड्यूस किया गया। अच्छा ये बताएं कि अब इन द करंट क्राइसिस ऑनलाइन कम्युनिकेशंस हैं, ऑनलाइन लर्निंग है, ऑनलाइन रिमोट हेल्थ है, इन सब की वजह से डोंट यू थिंक डेटा प्रोटेक्शन की ज्यादा जरूरत आ गई है अब? तो although I agree कि रश नहीं करना चाहिए legislation, what do you think we can do in the meantime to protect young people especially who are coming online to deal with all these things during this crisis? अगेन पॉलिसी लेवल पे तो वही मैं कहूँगी कि आप डायरेक्टिव्स या आपके एसओपीज होने चाहिए। अगर इमरजेंसी लॉज की रिसोर्सेज नहीं है, हालांकि इमरजेंसी लॉज बन रहे हैं हेल्थ रिलेटेड, अगर वो नहीं है तो कम से कम आपके डायरेक्टिव्स और एसओपीज होने चाहिए इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन दिस स्टैट्यूटरी लॉ इस टाइम पे। लेकिन मेरे ख्याल में बाकी भी बहुत जरूरी है कि अभी बहुत से ऐसे इश्यूज रेज हुए हैं जहाँ पे सिर्फ ये नहीं कि लोग अपने आप को ऑनलाइन सिक्योर कैसे करें अपने डेटा के हवाले से किस तरीके से वो कंसर्न उनको होना चाहिए, लेकिन और भी इश्यूज के इंटरनेट एक्सेसिबिलिटी क्या है। और वो इश्यू बहुत खुल के सामने आया कि जब बहुत से लोग वापस अपने देहातों में गए और या कस्बों में गए या ऐसे इलाके जैसे खैबर पख्तूनख्वा के एरियाज हैं, तो जब बहुत से यंग लोग जो यहाँ यूनिवर्सिटीज में पढ़े थे और ऑनलाइन क्लासेस का जब सिलसिला शुरू किया तो वो नहीं एक्सेस कर पाए इंटरनेट को। तो एक तो इंटरनेट एक्सेसिबिलिटी का सवाल है कि जो कि गवर्नमेंट को फोकस उस पर करना चाहिए। ये मेरा बेसिकली आर्ग्यूमेंट यही है कि इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन लॉज एट द मोमेंट आप जो अर्जेंट इश्यूज हैं उनको फोकस करें कि आपके जो लोग हैं या स्टूडेंट्स हैं, अगर ऑनलाइन क्लासेस आपने रखी तो क्या सबका एक्सेस है इंटरनेट तक, और फिर अगर एक्सेस है तो आप वो एक्सेस कितना सेफली प्रोवाइड कर रहे हैं। अभी हम सब लोगों ने बहुत ज्यादा डिफरेंट हमारी हेल्पलाइन पे भी कंप्लेंट्स आई या ऑनलाइन भी बहुत दफा पड़ा कि अच्छा जूम पे एकदम से जूम बॉम्बिंग होती है पॉन की या इस तरह, और वो इट्स वेरी
sort of problematic for young बच्चे जो कि online classes ले रहे होते हैं. Even teachers को भी नहीं पता. हमारी universities are not even equipped कि अगर आप online classes कर रहे हैं तो वो कितनी safe और secure है. But at the same time the recordings जो online classes की वो उनके पास जा रही हैं. Universities के अपने क्या SOPs हैं around that data. So I think there are like lots of questions. No SOPs. I doubt there are any. असल में सबके लिए काफी नया है. Universities have had to suddenly push themselves online. Corporates have suddenly started to push themselves online. ये सब किसी ने expect नहीं किया था ना. But जैसे इतने लंबे लंबे SOPs बन रहे हैं for citizens, मेरे ख्याल में ये बनने चाहिए for businesses and academic institutions as well. बिल्कुल बिल्कुल. आई थिंक पैंडेमिक जो है अगर वो चैलेंज है हमारे लिए और पाकिस्तान जैसे मुल्कों के लिए ज्यादा चैलेंजिंग है, आई थिंक अपॉर्चुनिटी भी यहीं पे है हम सब लोगों के लिए कि while we are all online तो फिर कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हम लोग कर सकते हैं as a business, as a civil society organization, as academia and as a state के ना सिर्फ ये कि accessibility को या बिजनेसेस के बहाली को अपना वो रखें प्रायोरिटी, बट एट द सेम टाइम कि आपकी प्रोटेक्शंस क्या हैं, और प्रोटेक्शंस के हवाले से हमेशा हम लोग हमारी वो प्रायोरिटी नहीं होती है या पॉलिटिकल विलिंगनेस नहीं होती है, उसको हम साइड पे आइसोलेशन में ट्रीट करते हैं. अच्छा, now let's turn to the big tech companies. Do you think that they are doing enough to combat fake news and hate speech? काफी abusive trends और harassment हमें नजर आता है on these platforms. Are they doing enough? Could they be doing more? So our helpline basically has been working with these tech companies in terms of जो हमें cases आते हैं, so उसकी बुनियाद पे we identify what are the problems they have in terms of reporting mechanisms या उनकी policies में या उनकी products में. So I think there is this one thing, but at the same time हम सब लोगों को पता है tech companies are not there to protect our human rights. You know, this is something that we as outsiders या human rights activists have been pushing them कि ये भी उनका focus होना चाहिए. So I feel that they can do much, but they are not doing enough. They're like few things that they are doing. For instance, Twitter has created this Trust and Safety Council, जो कि पहले भी इन्होंने बनाई थी, अब दोबारा इसको renew किया. Lots of organizations are part of it. DRF is also part of this council. Facebook, as you know, has started this, you know, like self-regulatory body, which is like oversight board, जो कि Facebook को accountable ठहराएगा कि कहाँ पे आप लोगों ने कंटेंट के हवाले से खास तौर पे कि कहाँ पे गलत डिसीजंस लिए हैं, और पॉलिसी रिकमेंडेशंस भी देगा. सो आई थिंक big tech is moving towards, you know, these solutions to avoid the government regulations as well. So लेकिन at the same time I think they can do much more, honestly, like the kind of money that they make out of our data. तो उसके बदले में जितने पैसे ये हमारे डेटा से बनाते हैं उसके बदले में तो पीनट्स है इनकी जो ये वाली एफर्ट्स है. बट ये ऑन अ वेरी सीरियस नोट, ये जो ट्रेंड्स हम लोगों को ट्विटर पे नजर आते हैं या जो इस तरह की वीडियोस हमें फेसबुक पे नजर आती हैं जिसमें इवन ब्लास्फेमियस भी बना देते हैं लोग, उससे बहुत सी लोगों की जानें भी गई हैं और जानों को खतरा भी होता है. और सेल्फ सेंसरशिप की एक ये एस्पेक्ट है जो मैंने देखा है कि बहुत सी औरतें जो हैं जो जितनी खुशी से इन प्लेटफॉर्म्स को इस्तेमाल करती थी, अब वो सोचती हैं कि मैं ये कमेंट डालूंगी तो इसके बदले में मुझे क्या क्या चीजें फेस करनी पड़ेंगी. सो आई थिंक देयर इज नाउ दिस एस्पेक्ट ये हरासमेंट के हवाले से. अच्छा, मेरा यही नेक्स्ट सवाल था कि डू यू थिंक द एवरेज पाकिस्तानी वुमन is aware of her basic rights? What more can our society, our government, our cultural upbringing, what can we do to protect them from this harassment and abuse that they face online and make them aware of their rights? So जहान मैं हमेशा से ये बात करती हूँ कि जो ऑनलाइन हरासमेंट जो है ना, ये कोई साइलो में नहीं होती है. इट्स बेसिकली जो सोसाइटल स्ट्रक्चर है, जो ऑफलाइन जो वायलेंस औरतें फेस करती हैं, बेसिकली वो शिफ्ट हुई है ऑनलाइन, क्योंकि अब ऑनलाइन एक नया जरिया है जहाँ पे लोग इंटरेक्ट करते हैं. औरतों के लिए ऑनलाइन स्पेस जो थी वो एक ऐसी स्पेस थी जहाँ पे वो हर वो बात कर सकती थी जो वो ऑफलाइन नहीं कर पाती, इवन नॉट इवन देयर लाइक फैमिलीज या फ्रेंड सर्कल में या खुल के.
लेकिन ऑनलाइन वहां पे दे कैन स्पीक देयर माइंड, दे कैन मेक कम्युनिटीज, दे कैन शो सॉलिडेरिटी, देयर इज सो मच सिस्टरहुड ग्रुप्स जहाँ पे वो एक दूसरे से डिफरेंट चीजें करते हैं. इवन बिजनेसेस जो हैं वो भी, मतलब यू नो बेटर दैट दे लाइक स्मॉल बिजनेसेस जो कि इतनी जिन्होंने प्रोग्रेस की है औरतों के. लेकिन एट द सेम टाइम आई फील के अवेयरनेस, ये वाला जो पार्ट है ना राइट्स का, ये इंटीग्रेटेड होना चाहिए. ये फॉर इंस्टेंस अगर पाशा कोई काम कर रहा है वो वुमेन बिजनेसेस के साथ, तो ये पार्ट एंड पार्सल होना चाहिए उनकी पॉलिसीज का कि अच्छा while you are using this space you have these and these rights, these are the legal remedies जो आपको अवेलेबल है, ताकि उनको पता हो कि अच्छा उनके राइट्स ऑनलाइन क्या हैं. इसी तरीके से आई थिंक ये हमारे जो स्कूल्स और कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज, ये जब तक ये हिस्सा नहीं बनेगा ना हमारी फाउंडेशन का, तब तक लोग इसको आइसोलेशन में ट्रीट करेंगे कि वो ऑनलाइन हरासमेंट एक चीज है जो कि ऑनलाइन होती है. नहीं, ये बेसिकली हमारा ऑफलाइन माइंडसेट है जो कि हम लोग ऑनलाइन देखते हैं. So many of us have done that. Major universities में हमने जाके और बातें भी की, लोगों को awareness create की, where sometimes the boys thought it was very funny to take pictures, share them, या लड़कियों को छेड़ना online. They thought they were just teasing. They didn't realize कि it's a crime, right? तो ये awareness create करना. But do you think कि formalize करने की जरूरत है at university level to, you know, make it as part of the education that they deliver? और इसी तरह what about the businesses? Because मेरे ख्याल में HR policies में अगर हैं HR policies तो उसमें ये सब incorporated है या नहीं है? So actually पाशा ने ये शुरू किया था. कुछ आप लोगों के members थे जिनको मैंने बल्कि खुद ट्रेनिंग दी थी around sexual harassment at workplace. और बहुत से जो बिजनेसेस थे उनकी अपनी HR पॉलिसीज में ऑलरेडी ये पॉलिसी एडेड थी, बट एट द सेम टाइम बहुत से बिजनेसेस की भी नहीं भी थी, बट दे वर विलिंग टू यू नो लाइक अडॉप्ट दिस एंड सी दैट हाउ दे कैन इम्प्रूव ऑफिस का कल्चर. आई थिंक इवन इतने बड़े बिजनेसेस जो थे उनको नहीं पता था कि अच्छा देयर इज दिस लॉ पाकिस्तान में जो कि उनको एक्चुअली इट्स मैंडेटरी ऑन देम कि वो इट शुड बी पार्ट ऑफ द HR पॉलिसी. लेकिन देयर वाज अ विलिंगनेस. एक चीज जो है कि बहुत सी हमारी ये पॉलिसीज जो हैं ये हमारी बुक्स का तो हिस्सा होती हैं बट प्रैक्टिस में नजर नहीं आती. और आई थिंक ये जो बिजनेस जो रन कर रहे हैं उन पे ये एक जिम्मेदारी आयद होती है कि जब आपके नए एम्प्लॉयज हैं, इवन एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज हैं, तो आप वो ऑफिस कल्चर को बेहतर बनाने के लिए अपनी पॉलिसीज को कितना प्रैक्टिकली उनको बताते हैं कि ये पॉलिसी है, इसकी ये इम्प्लीमेंटेशन है, ये नहीं होगा तो इसके ये कॉन्सिक्वेंसेस होंगे. मेरे ख्याल में वो कन्वर्सेशंस नहीं होते हैं. आई थिंक वो आपकी ट्रेनिंग का हम टीम बिल्डिंग ट्रेनिंग्स बहुत ज्यादा कॉर्पोरेट सेक्टर में होते हैं. टीम बिल्डिंग पे तो आपका जोर है लेकिन उस पे जोर नहीं है कि यू नो यू कैन मेक दिस कल्चर सेफर फॉर एवरीबडी इन द ऑर्गेनाइजेशन. सो वो अगर बुक्स में है तो फिर वो प्रैक्टिकली भी हमें वो नजर आना चाहिए. एक और चीज मेरे ख्याल में वर्क प्लेस हरासमेंट की पॉलिसीज, मैंने एक और ट्रेंड ये देखा कि वो होती तो है लेकिन लोग ये समझते हैं कि जब तक आप ऑफिस में हैं तब तक वो आप पे अप्लाई होती है. So the moment you are out of that physical space, you basically treat your WhatsApp, your mobile interaction, everything outside of that space. तो I think वो भी concept clear करना कि आपके जो colleagues हैं वो outside office भी आपके colleagues हैं. वो ऑफिस से निकलने के बाद आपकी एक कोलीग जो है वो औरत नहीं बन जाते जिसको आप किसी वक्त भी मैसेज कर दे. और भी नहीं करना चाहिए भाई अगर कॉलीग नहीं भी है तो. So I was talking about workplace harassment के हवाले से कि ये इसको ऑफलाइन और ऑनलाइन उस दोनों मत में देखना चाहिए, बजाय ये कि सिर्फ ये कि मैंने ऑफिस में ये नहीं करना बट देन जब मैं ऑफिस से बाहर हो तो आई एम लाइक बर्ड. That's true. Acha, so what are some of the tips that you can share with women and girls and all attendees in general about online safety and data privacy? What are some basic things that they should be careful about? कभी-कभी ऐसा ही होता है. I know I am always accused by you, Faria, Sana, सब मुझे हर वक्त कहते रहते हैं कि आप तो हर चीज शेयर कर देती हैं ऑनलाइन और you know you should be more careful and all of that. तो कोई बेसिक टिप्स हों जो मेरे जैसे लोग नहीं फॉलो करेंगे मगर बहुत से ज्यादा सेंसिबल लोग हैं जो फॉलो करेंगे.
No, actually I like the way you basically share your life. I think it's actually up to you. You made a decision very उसमें consciously के मैंने मेरी life जो है it's like public life and I'm gonna share all of this online, and I think that's fine. I think that's how everyone should treat their, how they see their online lives, right, and make decisions around them. So एक तो ये कि डेटा के हवाले से not just women, like everyone should be concerned about their data and make informed decision what kind of data not only they are sharing on social media platforms but also sharing with their intimate partners, maybe, you know, like, because that's the kind of complaint जो कि हमें सबसे ज्यादा हेल्पलाइन पे आती है कि मुझे मेरे इंटीमेट डेटा के ऊपर either former like ex partner और ex husband और you know like और even stranger जो है वो मुझे ब्लैकमेल कर रहा है. सो हम उसको नॉन कॉन्सेंशुअल यूज ऑफ इंटीमेट इमेजेस कहते हैं, और वो दैट्स आल्सो अ क्राइम अंडर प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट. बट आई आल्सो फील कि हमेशा मैं ये मुझे सवाल लोग कहते हैं कि अच्छा औरतों को क्या करना चाहिए, एंड आई एम लाइक कि ये वैसे जिम्मेदारी हम औरतों पे, हम हमेशा ही उन पे ये बोझ डाल देते हैं कि आपको अपने आप को कैसे सेव करना है, और हम उनको नहीं कहते परपिट्रेटर्स को कि आपने इस स्पेस को कैसे अपने गलत मकासद के लिए इस्तेमाल नहीं करना. सो आई थिंक हमें फोकस दोनों चीजें जरूरी है. हाँ, दोनों चीजें जरूरी. और कैसे आदमी सीखता है ना जूडो वगैरह, क्यों सीखता है? इसीलिए ना कि देयर आर गोइंग टू बी दीज idiots out there in society, no matter how few or they are, कि जिनको आपको फेस करना होगा. तो you should protect yourself. But you're right, perpetrators जो हैं उनको भी तो कहना चाहिए ना कि आप ये जो कर रहे हैं गलत है. Please tell women that this space belongs to them and not to the harasser, and you know like they have to reclaim their online space the way we reclaim every day our roads or markets. और हम लोग जाते हैं, हमें harassment होती है, but even then हम जाते हैं और जाके अपने बाहर काम करते हैं, और इसी तरीके से ऑनलाइन भी है. लेकिन मुझे ये भी लगता है ये बहुत जरूरी है हर यूजर के लिए जो ऑनलाइन है कि अपने आप को आगाह रखें कि आप जो प्लेटफॉर्म इस्तेमाल कर रहे हैं उस अपने प्लेटफॉर्म के क्या फीचर्स हैं, उनकी क्या प्रिवेसी पॉलिसीज हैं, उनकी क्या प्रिवेसी सेटिंग्स हैं. कीप चेकिंग देम. ऑल्सो मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजंस हु यू आर एडिंग इनटू योर लाइक ऑनलाइन लाइफ. तो हम लोग बहुत फ्रेंड्स ऐड करते रहते हैं, बट कितने लोगों से हम डेली बेसिस पे मिलते हैं, या कितने लोगों को हम ऑफलाइन जानते हैं. आप पासवर्ड्स कितनी दफा चेंज करते हैं? क्या एक ही पासवर्ड अपने तमाम अकाउंट्स के लिए इस्तेमाल करते हैं? तो वही जीमेल और वही फेसबुक और ट्विटर और यूट्यूब और सब कुछ. तो आई थिंक ये बहुत छोटी छोटी टिप्स हैं जो कि और स्ट्रॉन्गर पासवर्ड इज द बेसिक ऑफ अ गुड डिजिटल सिक्योरिटी. सो द मोर योर पासवर्ड इज स्ट्रॉन्गर द मोर यू आर सेफर ऑनलाइन. बट एट द सेम टाइम देयर आर सो मेनी अदर थिंग्स के कीप चेकिंग योर प्राइवेसी सेटिंग्स, एंड you know like जो लोग आप जिनको आप नहीं जानते उनको प्लीज अपनी फ्रेंड लिस्ट से निकाल दें. और when you put up data, तो are you like thinking about that data कि ये कौन कौन देखेगा? तो इस तरह के जो छोटे छोटे डिसीजंस है, और ऑल्सो हमारा जो अपना एटीट्यूड टुवर्ड्स टेक्नोलॉजी, आई थिंक ये दोनों चीजें मिलके सेफ्टी को स्ट्रेंथन करती हैं ऑनलाइन. अच्छा, मैं क्वेश्चन एक आया है फाइजा का. वो कह रही है कि माय सीईओ इज होल्डिंग सैलरीज फॉर द लास्ट 2 months and now I want to leave the job. He's blocked me from all his accounts and the HR department doesn't respond and they're not even willing to give me an experience letter. My whole career is at stake. So what do you suggest I do? I think it's so it I don't know if it sort of comes under workplace harassment, but at the same time I think they're like labor laws. So ये देखना पड़ेगा कि कौन से क्या jurisdiction है इनकी, contract को भी देखना पड़ेगा कि उस कॉन्ट्रैक्ट में क्या लिखा हुआ है. समटाइम्स हम लोग खुद भी, आई थिंक एक बहुत इंपॉर्टेंट जो सजेशन है वो ये है कि जब एम्प्लॉइज कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं, क्या आप अपने कॉन्ट्रैक्ट की सारी क्लॉजेस को पढ़ते हैं केयरफुली? एंड आई थिंक दैट्स वेयर बहुत दफा हम लोग अपने राइट्स जो है वो वहीं पे ही वेव ऑफ कर देते हैं जब हम कॉन्ट्रैक्ट में वो नहीं लिखा होता और निगोशिएट नहीं करते. तो आई थिंक ये देखना पड़ेगा कि फाइजा जिसकी बात कर रही है वो कौन सी ज्यूरिसडिक्शन है और वहाँ के लेबर लॉज क्या कहते हैं, बिकॉज 18th अमेंडमेंट के बाद मतलब सारे सूबों के जो कवानीन है वो भी डिफरेंट हैं और वो सब ऑटोनमस हैं कवानीन बनाने में. Okay, so we're done with the questions, and Harim Sumbul says we're the best kind of troublemakers that she knows.
अच्छा आप ये बताएं, आप गाना भी तो बहुत अच्छा गाती हैं, किसी को मालूम है that you sing very well? आपने ये बात जरूर करी। हाँ, गाना मैं कभी कभी गुनगुनाती हूँ। अच्छा लगता है गाना गाना। हाँ नहीं, इट्स गुड, आई मीन पीपल शुड नो कि आप गाना भी अच्छा गाती हैं। अच्छा टेल मी, ऑफ ऑल दी, बहुत सी चीज जगहों पे आपने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया, आई नो स्टॉकहोम इंटरनेट फोरम में, यूएन के प्लेटफॉर्म्स पे भी काफी आप गई हैं, तो व्हाट इज द फीलिंग देयर, आई मीन व्हाट हैव यू बीन एबल टू कंट्रीब्यूट on all these platforms, and which have been the more important ones where our voices need to be heard? Because अक्सर ये होता है कि वहाँ ज्यादातर या तो वेस्टर्न वॉइसेस होती हैं और या अफ्रीका वगैरह से लोग आते हैं एंड दे आर वेरी वोकल, मगर पाकिस्तान से बहुत रेयर होता है जो लोग जो हैं अपनी जाके अपने आइडियाज, अपने प्रॉब्लम्स, अपने चैलेंजेस वहाँ जाके बताएं और डिस्कस करें। तो कौन से प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे आपने यू बीन एबल टू मेक श्योर दैट पाकिस्तान हैज अ वॉइस, एंड हाउ इज दैट बीइंग यूजफुल? आईजीएफ में भी आप जाती हैं, इंटरनेट गवर्नेंस फोरम जो है, स्टॉकहोम इंटरनेट फोरम है, बट आई थिंक आप वहां भी गई थी ना यूएन के किसी, आई कांट रिमेम्बर एग्जैक्टली व्हाट, इफ यू कैन शेयर दैट। यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल में काफी दफा जो डिजिटल राइट्स हैं उनके इश्यूज को उठाया गया है, और डिफरेंट जो यूएनएसआरस हैं, यूएन स्पेशल रैपोर्टर्स ऑन फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जैसे डेविड काई हैं, या यूएनएसआर ऑन वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, सो इस तरह डिफरेंट यूएनएसआरस जो है वो डिजिटल राइट्स के हवाले से अपनी रिपोर्ट्स या सबमिशंस जो है वो यूएन को दे चुके हैं। तो इस तरह के जो इवेंट्स हैं वहां पे जाके definitely I sort of represent Pakistan, but I also talk about where we are lacking as a country. At the same time, criticize other governments in a way that how they are also, like they have hijacked, like the resources around knowledge and other things, and also the way they have developed policies, especially जहाँ जो Western countries हैं, जो वो policies बनाते हैं around regulating internet, उनको मैं बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज करती हूँ कि आपकी बनाई हुई जो पॉलिसीज हैं, आप लोग डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स हैं जहाँ पे प्रोटेक्शंस अवेलेबल हैं, हर चीज है, आप लोग पॉलिसी ऐसी खराब बनाते हैं जो कि हम लोग कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, और वो जो कॉपी पेस्ट है वो हमारे लिए ज्यादा हार्मफुल साबित होता है, क्योंकि यहाँ पे प्रोटेक्शंस उतनी ज्यादा भी नहीं है। वी आर कैचिंग अप विद ऑल दीज प्रोटेक्शंस, और डिबेट्स अभी चल रही हैं। तो पाकिस्तान को तो मैं रिप्रेजेंट करती हूँ, लेकिन जाके बाकी जो बड़ी बड़ी जो गवर्नमेंट्स है, जो अपने आप को जो सुपर पावर्स हैं एक्चुअली, उनको जाके क्रिटिसाइज भी करती हूँ कि प्लीज जब आप पॉलिसी बनाएं तो हम जैसे ममालिक को मद्देनजर रख के बनाया करें कि आपकी गलत बनाई हुई पॉलिसीज जो है वो किस तरीके से उठा के तो हमारे मुल्कों में इम्प्लीमेंट कर दी जाती है। अच्छा भाई, एक साहब बहुत नाराज हैं, आई थिंक ही मिसअंडरस्टैंड्स, अब्दुल्ला खान नाम है इनका, वो कह रही है निगहत, men have also been harassed online, so please keep your suggestions broad, कि victims are always women. मैंने जब ये वाली जब आपने कहा था खवातीन के लिए क्या सजेशन हो, तो मैंने ये कहा था कि सारे इंटरनेट यूजर्स के लिए, ये सिर्फ खवातीन के लिए नहीं है। men are definitely they are being harassed online, but I think we also need to be cognizant of the fact कि आदमियों की जो harassment है that's very different than what the harassment that women face, और वो harassment basically जो औरतें फेस करती हैं वो बहुत sexualized nature की है। at the same time मतलब बहुत जो स्ट्रक्चर है सोसाइटी का वो पैट्रियार्कल है, वो मेल डोमिनेटेड है। बहुत सी हरासमेंट ऐसे होती है कि हमें वो बताते हुए भी, वो कंप्लेन करते हुए भी औरतें हम शर्मा रही होती हैं, वो वर्ड्स ही नहीं अटर कर पाती। जो आदमियों के साथ हरासमेंट है ऑफ कोर्स वो भी डेंजरस है, उसको भी हम हरासमेंट मानते हैं, बट एट द सेम टाइम आप उसको इक्वल तरीके से वो नहीं पेश कर सकते कि एक मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में आदमी की जो हरासमेंट है वो is equal to a woman harassment. No, it's not. And reputational भी डैमेज जो होता है ना, वो हमारे जैसे मुल्कों में that's a very serious thing for women. तो ये भी है। अच्छा, एक और सवाल है हुसैन करार का, वो कह रहे हैं is there a strategy in place by these big social media platforms to combat institutionalized online trolling and trend generations?
This is growing toxic and extremely dangerous. It's a dangerous phenomenon in Pakistan, and pretty much all political parties take part in this. Can anything be done to stop this? Is there a light at the end of the tunnel? I think that's a very good question. I mean, something that we have been raising for so long. जो trolling का जो trend set हुआ है, and I have been very vocal about this, that the political parties in Pakistan, including the ruling party, has contributed to this trend. जहाँ पे शुरू में सोशल मीडिया पॉलिटिकल अवेयरनेस के लिए या आपकी अपनी पॉलिटिकल गेन्स के लिए इस्तेमाल हुआ है, वहाँ पे अब ये लोगों को साइलेंस करने के लिए बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है. सो टेक जायंट्स, we have been raising this with tech giants. They see the trend. It's not just Pakistan, it's happening all over the world. जहाँ पे ट्रोल आर्मीज जो हैं वो अटैक करती हैं जर्नलिस्ट पे या पॉलिटिकल जो भी पॉलिटिकल स्ट्रॉन्ग ओपिनियन रखता है उस पे और उसको साइलेंस करने की कोशिश करती हैं. लेकिन but we have seen that they are like sort of working on a products that all have worked on products या features जो के इसको थोड़ा सा इसको वो combat उन्होंने करने की कोशिश की है. But जहान I feel that the kind of resources they are dedicating to combating, you know, online violence या trolling या abuse, I think वो it's not enough. जो मतलब everything is like, you know, AI decides कि क्या trolling है क्या नहीं. They like the AI won't know the context anything that is happening in KP. And I think that's something that we have been raising, कि, you know, you need to have more and more human content moderators who can look into the context where you know, like अगर किसी पे कोई blasphemy का कोई trend चला देता है तो उसकी तो जिंदगी पाकिस्तान में बिल्कुल permanently खतरे में चली गई. So I think that's something that these tech giants need to understand, but also we need to constant push them कि वो इस agenda पे भी उनको काम करना है. AI is good. I mean, AI से बहुत वो progress बहुत हुई है और you know, आप ह्यूमन जो है वो रिसोर्स जो है उसकी जरूरत इतनी नहीं पड़ती. लेकिन ट्रोलिंग को, अब्यूज को और वायलेंस को डील करने के लिए आप एआई पे ट्रस्ट नहीं कर सकते. यू हैव टू हैव पुट योर रिसोर्सेज एंड मोर ह्यूमन मॉडरेटर्स जो कि इस कंटेंट को देख सकें. ठीक है, आई थिंक दैट आंसर्स probably answers the question. I think we're done. We have covered all the questions, and all the questions I had and all the questions those people who've been listening to us had. और कोई बात आप शेयर करना चाहेंगी that might be useful? Otherwise, it's been a great conversation. 1 घंटे से बात कर रहे हैं हम लोग. I think I just would like to thank you and lots of other women who actually contributed to where I am today. And I think it's actually the sisterhood and solidarity that we have in our community, where, you know, women supporting each other. And I mean, I cannot be thankful enough to you and Sana and Priya Akhtar and, you know, like all those people who actually pushed me all these years and told me that you can do it on your own. So I just wanted to thank you all and all the women online who support each other and who support us where we all are today. So yeah. Well, you are now a role model for many young women who will now be pushed into doing things to make changes, because they won't happen on their own. So thank you for what you do, and hopefully we can do this again sometime. Take care of yourself. Stay safe. Okay. Oh, एक minute. Oh, it's Akash saying awesome discussion. ऐसा कोई और एक final सवाल आ गया चलते चलते. Thank you very much, Nihat. This was great. Thank you. Khuda Hafiz. Khuda Hafiz.